हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडीज चेष्टा वाशनी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम लोग पहले ही दो वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम लोग लैंड रिफॉर्म पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमको फर्दर दो चीज़ें पढ़नी है। पहली एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड दूसरी लैंड सीलिंग। दोनों को ही कवर करने का ट्राई करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट स्टार्ट। ओके, सो पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर के लिए इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन कौन सी पॉलिसीज ली गई थी, अपनाई गई थी। द मेजर्स अंडरटेकन टू प्रमोट द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो भी पॉलिसीज, जो भी मेजर्स एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए प्रमोट किए गए थे उस टाइम पर, वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। पहला लैंड रिफॉर्म एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अगर इन शॉर्ट आप जानो कि दोनों चीज़ें क्या थी, तो लैंड रिफॉर्म्स इन्वॉल्व्स द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स थ्रू एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड लैंड सीलिंग। ओनरशिप का चेंज करना, लैंड होल्डिंग्स के ओनरशिप का चेंज करना दो चीज़ों की मदद से, लैंड सीलिंग और इंटरमीडिएट्स के एवोल्यूशन की मदद से। वहीं HYV सीड्स का यूज़ करना ताकि इंक्रीज हो सके प्रोडक्शन में, वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर से आप समझ सकते हो। एंड ऑल्सो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एग्रीकल्चर और उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, वो नहीं देखी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वो भी वहाँ से देख सकते हो। तो लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरली रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। जो भी लैंड होल्डिंग्स हुआ करती थी, उनकी ओनरशिप को चेंज करना बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स था। ठीक है, लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस बाय वेरियस अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो भी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज थी, उसमें लैंड रिफॉर्म्स उस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि एक रेशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन सके और वेरिएबल फार्मिंग स्ट्रक्चर बन सके। ठीक, देयर वॉज अ ग्रेट नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसी कंट्रियों के लिए उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि ऐसी कंट्रीज़ में जो इंडिया की तरह अंडर डेवलप थी, उनमें लैंड रिफॉर्म्स लाया जाए, वेयर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी कि 70 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज प्रॉपरली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। इसलिए लैंड रिफॉर्म्स को लाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था कंट्रीज लाइक इंडिया में। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स आर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इक्वालिटी आए, इक्विटी आए, ये ऑब्जेक्टिव था बेसिकली कि लैंड रिफॉर्म्स लाया जाएगा तो लोगों में जो भी अनइक्वालिटी है अगेंस्ट एग्रीकल्चर, वो सब खत्म कर दी जाएगी। तो अब मैंने बताया आपको कि दो चीज़ें पढ़नी है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड लैंड सीलिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज बेसिकली थे कौन? जमींदार, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये लोग बीच का काम करते थे बिटवीन द लैंड टिलर्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसलिए इनको इंटरमीडिएट्स बोला गया। इंटरमीडिएट्स मतलब बीच के लोग, जो बीच का काम करते हैं, बिचौलिया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट टू वेरियस स्टेप टू एवोल्यूश इंटरमीडिएट्स को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए। क्यों लिए? ताकि जो टिलर्स हैं उनको उनकी लैंड का ओनर्स बनाया जा सके, उनकी जो लैंड इंटरमीडिएट्स यानी कि जमींदार्स ने ले रखी थी वो उनको वापस दी जा सके। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए थे। अब उनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। इंटरमीडिएरीज का जो इवोल्यूशन हो रहा था, अब उसका एम क्या था? उसमें दो चीज़ें इंक्लूड की गई थी, मैंने आपको बताया, इंटरमीडिएट लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म्स में। तो उसमें इंटरमीडिएरीज में भी फर्दर क्यों ये लाया गया? ताकि टिलर्स जो थे उनको डायरेक्ट लैंड प्रोवाइड कर दी जाए। जो ओनरशिप इंटरमीडिएरीज के पास रहती थी, वो ओनरशिप अब टिलर्स को दे दी जाए। तो ये जो एम था बिहाइंड द लैंड टू द टिलर, वो क्यों था, क्यों आया, वो देखते हैं। ठीक है, the idea behind this step was that ownership of land would give incentives to the actual tillers to make improvements and to increase output. बेसिकली ये जो आइडिया था कि जो लैंड है, जो भी लैंड है, वो इंटरमीडिएट्स जो लेकर बैठे थे, जमींदार जो लेकर बैठे थे, वो हम टिलर्स को दे देंगे। ये इसलिए आया ताकि ये जो ओनरशिप है ना लैंड की, ये उनको अगर हम दे देते हैं तो जो एक्चुअल टिलर्स हैं उनको कुछ ऐसे इंसेंटिव्स मिलेंगे जिसकी वजह से वो लोग अपने आउटपुट को इंक्रीज कर पाएंगे और इंप्रूव कर पाएंगे। अब आप लोग पूछोगे इंसेंटिव्स क्या है, तो मैंने ऊपर लिख रखा है, इंसेंटिव्स बेसिकली समथिंग दैट एनकरेजेस यू टू डू समथिंग। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एनकरेज करे कि भाई आप ये काम करो। जैसे पढ़ने के लिए कोई चीज़ आपको एनकरेज कर रही है कि आपको पढ़ना है, तो वो आपके लिए इंसेंटिव हो गई। जैसे कोई एक पर्टिकुलर टैलेंट है आपका और आपको वो करने की इच्छा है, बट आपके पास इतना मोटिवेशन नहीं है कि आप कर सको, तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको एनकरेज करे वो टैलेंट को कवर अप करने के लिए तो वो आपके लिए इंसेंटिव हो गई। तो वही चीज़ यहाँ बोली गई कि अगर हम लैंड टिलर्स को दे देंगे, जो एक्चुअल टिलर्स हैं उनको दे देंगे, तो वो उनके लिए एक इंसेंटिव का काम करेगा, क्योंकि उनके पास लैंड होगी तो उनको मोटिवेट मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि अब उनके पास लैंड है, उन्हें किसी के हिसाब से काम नहीं करना उस पर, क्योंकि वो उनकी खुद की लैंड है, वो उसके ओनर है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब प्रोवाइडेड सफिशिएंट कैपिटल वॉज मेड अवेलेबल टू देम, वही मैंने बोला, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट कैपिटल हो जाएगी, सफिशिएंट लैंड हो जाएगी कि वो अपनी लैंड पर, अपनी खुद की लैंड पर ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्योंकि जब जमींदार पे लैंड होती थी ना, तो जितना वो बोलते थे उतना वो काम करते थे, उसमें भी उनको पूरी प्रॉपर वेजेस नहीं मिलती थी।
ठीक है, प्लस जितना प्रोडक्शन होता था उसका आधे से भी कम उनको मिलता था, जिसके अंदर वो खाली अपना सेल्फ कंजप्शन कर पाते थे, कोई भी ट्रेड नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में उनका बिल्कुल डिस एनकरेजमेंट हो गया था, ज़बरदस्ती काम कर रहे थे कि भाई हम काम करें क्यों, उनको पैसे तो कुछ मिल ही नहीं रहा था उससे, इसलिए। तो अगर हम टिलर्स को लैंड दे देंगे तो उनको एनकरेजमेंट मिलेगा आगे अपने प्रोडक्शन को, अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए और साथ ही उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक, टेनेंट्स डू नॉट हैव एनी इंसेंटिव्स टू मेक इंप्रूवमेंट्स ऑन लैंड। टेनेंट्स के पास कोई भी इंप्रूवमेंट करने के लिए इंसेंटिव नहीं था। मैंने बताया ना, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी उनकी, उनका मन ही नहीं करता था कि भाई कुछ करें हम, क्योंकि उनको पैसा ही नहीं मिल रहा था, जबरदस्ती काम कर रहे थे, प्लस उनको लगान और देना पड़ रहा था, रेंट देना पड़ रहा था जमींदार को। सिंस इट इज द ओनर ऑफ द लैंड हु बेनिफिट्स मोर फ्रॉम हायर आउटपुट। क्यों? क्योंकि ओनर ऑफ द लैंड उस टाइम पे, यानी कि जमींदार, इंटरमीडिएरीज उस टाइम पे ओनर्स थे, उनको हायर आउटपुट से बेनिफिट होता था, ना कि टिलर्स को, ना कि फार्मर्स को। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ओनरशिप ऑफ लैंड विल बी एनेबल द टिलर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंक्रीज आउटपुट। अगर हम जो लैंड की ओनरशिप है वो टिलर्स को दे देंगे तो वो लोग प्रॉफिट भी कमा पाएंगे अच्छे से, जो भी उनको आउटपुट हो रहा है उससे। ठीक है, अब ये ऐसी रेफरेंस के लिए है कि बेसिकली ये जो लैंड टू द टिलर का कंसेप्ट था वो अराइज कहाँ से हुआ। सोवियत यूनियन से ये अराइज हुआ था। सोवियत यूनियन में एक टाइम पे क्या हुआ था कि फार्मर्स जो थे वो लोग फूड पैक करा करते थे, तो एक बॉक्स में फ्रूट पैक कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट करने होते थे, तो एक बॉक्स है उसमें वो लोग फ्रूट पैक करते थे, जिसके अंदर वो जो अच्छे फ्रूट होते हैं उनके साथ साथ रूटन फ्रूट, यानी कि बेकार सड़े हुए गले हुए ऐसे फ्रूट्स को भी पैक कर दिया करते थे। तो जब तक वो एक्सपोर्ट हुआ करते थे ना, तो सड़े हुए फ्रूट भी अच्छे फ्रूट्स को खराब कर दिया करते थे, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हुई। अब ऑफकोर्स उस टाइम पर जो भी फार्मर्स थे उनके पास खुद की लैंड नहीं थी, इंटरमीडिएट्स वहाँ पे भी थे, तो उनको ना ही लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट, बीच में ही रह गए, खाली सेल्फ कंजप्शन करके ही रह गए। तो वहाँ से एक कंसेप्ट अराइज हुआ कि उनको खुद की लैंड देनी ज़रूरी है टिलर्स को, ताकि वो लोग खुद प्रॉफिट करें, खुद अपना आउटपुट कमाएं, प्रोडक्शन करें, और उनको उस चीज़ की वैल्यू भी होगी कि सड़े हुए फ्रूट्स हमें अच्छे फ्रूट्स के साथ नहीं रखना चाहिए। ये इतना सा यहाँ पर है, आप इसको यहाँ से रीड कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, द एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज ब्रॉट 200 लाख टेनेंट्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया इंटरमीडिएरीज बेसिकली क्या थे, बीच के लोग, जो कि टेनेंट्स यानी कि टिलर्स और गवर्नमेंट के बीच में आ रहे थे, उनके बीच का जो काम कर रहे थे, बिचौलिया, जमींदार हम बेसिकली इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो जब ये इंटरमीडिएरीज खत्म हो गए, उससे क्या हुआ, 200 लाख 200 लाख टेनेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए गवर्नमेंट के साथ। ठीक, द ओनरशिप राइट्स ग्रांटेड टू टेनेंट्स गेव देम इंसेंटिव्स टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। ये जो ओनरशिप राइट दे दिए गए टिलर्स को कि उनकी खुद की लैंड होगी, अब उससे उनको एनकरेजमेंट मिला कि वो इंक्रीज कर सके अपना प्रॉफिट, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ देखने को मिली। ओके, अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होगी थी कि अब गोल मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि लैंड रिफॉर्म्स लाए क्यों हुए थे, ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो और एग्रीकल्चर में इक्विटी आ सके। तो हाउएवर द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुल्ली सर्व्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से इक्वलिटी लाने का गोल पूरी तरह से इंटरमीडिएरीज के इवोल्यूशन से नहीं आ पाया इंडिया में। क्यों, क्या क्या रीजंस थे वो देख लेते हैं। ये रीजंस हैं कुछ। In some areas, the former zamindars यानी कि intermediaries continued to own large areas of land by making use of loopholes in the legislation. बेसिकली कई सारे ज़मींदार ऐसे थे जो कि अंदर के कुछ घोटाले को कर लैंड अभी भी अपने पास रख रहे थे और टिलर्स को नहीं दे रहे थे। गवर्नमेंट के कहने के बावजूद भी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसा खेल रच लेते थे, जिसकी वजह से टिलर्स को लैंड नहीं मिल पा रही थी। ठीक, दूसरा पॉइंट, इन सम केसेस टेनेंट्स वर अविक्टेड एंड जमींदार्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स। कई सारे केसेस में क्या हुआ कि जमींदार्स ने किसान को, जो भी टेनेंट्स थे, उनको निकाल दिया कि भाई जाओ, कौन सी लैंड कैसी लैंड, अपना दबदबा दिखाया और उनकी लैंड को हड़प लिया और खुद ही उस पर कल्टिवेट करने लगे, खुद ही सेल्फ कल्टिवेटर्स बन गए। यहाँ पर भी टेनेंट को लैंड नहीं मिल पाई थी। तीसरा पॉइंट, इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड, कई बार ऐसा हुआ कि भले ही टेनेंट्स को लैंड तो मिल गई बट उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया। द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म्स। कई केसेस में ऐसा हुआ, जो पुअर टेनेंट्स थे कि उनके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे या इतनी नॉलेज नहीं थी या इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो लोग लैंड उनको मिल गई उसके बावजूद भी इतना प्रॉफिट कर सकें। तो ये सारा हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लैंड सीलिंग के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। यहीं अगर आपको इंटरमीडिएरीज के एवोल्यूशन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट कर दो, आई विल ट्राई टू क्लियर देम ऑल। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही